हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 16 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू है इसमें 75 और ये चैप्टर है क्लास 10th का। ये हमारा फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा और केमिस्ट्री ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए यानी कि चैप्टर 15 तक, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियो, सारे ही चैप्टर्स आपको वहीं मिल जाएंगे। और ये वीडियो उन सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है सारे ही यूजफुल हैं। चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, किसी भी ऐसे परीक्षा के लिए जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा, आपके लिए वीडियो यूजफुल है। तो आप इसे देख सकते हैं। हम लोग एमसीक्यू के रूप में चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से आज के। किसी दिक सूचक यानी कि कंपास, यह है कंपास जिसका यूज किया जाता है दिशा का पता लगाने के लिए, कि सुई के दोनों सिरे लगभग किस दिशा की ओर संकेत करते हैं। ये जो आप देख रहे हो यही है सुई। आप देख रहे हैं एक है नॉर्थ डायरेक्शन में और एक है साउथ डायरेक्शन में। अब कंपास को चाहे जिधर भी आप ले जाओ, जिस डायरेक्शन में ले जाओ, ये जो सुई है ये नॉर्थ और साउथ को दिखाएगा। तो ये उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर डैश होता है। कोई सा भी चुंबक हो उसमें दो पोल आपको मिलेगा, एक मिलेगा नॉर्थ और एक मिलेगा साउथ। कोई सा भी ऐसा चुंबक नहीं होगा जिसमें आपको सिंगल पोल एग्जिस्ट करे। ठीक है, सिंगल पोल वाला कोई मैग्नेट ऐसा होता ही नहीं है। आप इस चुंबक को तोड़ भी दोगे ना बीच से तो भी इसके पास दो पोल बन जाएगा। अब ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। यानी दो पोल होगा ही, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला ध्रुव वाला कोई भी चुंबक नहीं होता है। तो सवाल कुछ ऐसा है, मान लो दो चुंबक है, दोनों चुंबक का नॉर्थ पोल सामने, नॉर्थ पोल को पास लाए या फिर साउथ पोल को पास लाए तो क्या होगा? ऐसे केस में होगा रिपल्सन। रिपल्सन बोले तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, धक्का देंगे। लेकिन वही अगर एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, यानी कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल अगर हम पास में लाएं तो ये चिपक जाएगा, या फिर बोल सकते हो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा सजातीय पोलों के बीच। तो सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव होता तो आकर्षण। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है उसे डैश कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, ये है हमारी अर्थ जिसमें हम लोग हैं, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रही है जिसमें किसी मास को हम रखते हैं तो ये उसके ऊपर एक बल लगाती है अपने केंद्र की ओर। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई मास होगा तभी इस पे ये बल लगा पाएगी। जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड से ये बाहर चला जाएगा फिर इस पे कोई भी बल नहीं लगने वाला। इस द्रव्यमान पे कोई बल नहीं लगेगा। पृथ्वी इस पे बल नहीं लगा सकती क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा ये। ठीक वैसे ही अगर कोई चुंबक है, अगर ये कोई मैग्नेट है तो इसके चारों ओर बनता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। ये मैं अभी आपको बस ये दिखा रहा हूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। पैटर्न कुछ स्पेशल टाइप का पैटर्न होता है तो ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लाएं या फिर किसी चुंबकीय पदार्थ को यहाँ पर अगर हम रखें तो ये जो चुंबक है या फिर ये चुंबकीय पदार्थ है अपने ऊपर एक बल महसूस करेगा। इस पे एक फोर्स लगेगा, चाहे इस मैग्नेट की तरफ चाहे इस मैग्नेट से दूर। तो ये हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को आप याद रखना, हम इसे बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। चुंबकीय क्षेत्र को आप एम से डिनोट नहीं करोगे, कैपिटल बी से डिनोट करोगे। और ये होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संदर्भ में कौन सही नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमें यह बताती है कि चुंबक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या है। हमें पैटर्न पता चल जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा से कि किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो यहां देखिए ये एक बार मैग्नेट है, ये आपको नजर आ रहा है, ये बार मैग्नेट है। इधर इसका साउथ पोल है, इधर इसका नॉर्थ पोल है। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा।
ये नॉर्थ से ऐसे निकल रही है, साउथ में जाकर के एंटर कर रही है। ये देखिए, नॉर्थ से ऐसे निकल रही है, साउथ में जाकर के एंटर कर रही है। आप बोलोगे कि ये सब तो एंटर नहीं कर रही है, तो ये भी एंटर करेगी कहीं ना कहीं जाकर के, ठीक है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट ये कहीं ना कहीं ऐसे घूम करके ऐसे साउथ में जाकर के ये लाइन एंटर करती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विकल्प को। उससे पहले एक पॉइंट और, नॉर्थ से बाहर हम बात कर रहे हैं, बाहर की, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के एंटर करती है। लेकिन अगर हम क्षण चुंबक के भीतर की बात करें, 12 मिनट के इनसाइड की बात करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ में एंटर की और फिर ये साउथ से भीतर नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो अब पढ़ते हैं विकल्प को। क्षण चुंबक के भीतर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तो ये सही है। क्षण चुंबक के भीतर की बात की गई है यहाँ, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्षेत्र रेखा गुजरती है, जाती है। तो ये हमारा ट्रू है। हमसे पूछा गया कि कौन गलत है। क्षण चुंबक के भीतर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। अब यहाँ भीतर मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब ये आप समझ आना कि बाहर की बात की जा रही है। तो बाहर में तो यही हो रहा है, नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ में एंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह एक बंद वक्र होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज होती है, हमेशा क्लोज, एक बंद परिपथ बनाएगी। यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये आप देख रहे हो कि ये जो आप लाइन यहाँ पे देख रहे हो कि इसके बाद आगे नहीं दिखाया गया, ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे घूम करके ऐसे साउथ में जाकर के एंटर करेगी, यानी एक क्लोज लूप बनेगा यहाँ पे। तो ये भी सही हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखना कि बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, और ये एक क्लोज होती है फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमारे इस सवाल का जवाब बी हो जाएगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र, तो मैंने आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर कितना है। एक पैटर्न का पता चलता है हमें फील्ड लाइन से। तो यहां आपको बताना है इस फील्ड लाइन को देखते हुए कि कहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, कहां पे कम है। हमें सवाल में दे रखा है कि वहां पे बताइए जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक निकट है, यानी कि पास पास है। तो 2 पॉइंट में चूज करता हूं, एक पॉइंट में यहां पे चूज करता हूं ए, और एक पॉइंट में यहां पे चूज करता हूं इस वाली जगह पर बी। अब बताओ कि यहां पर अगर मैं एक आयरन लोहे की कील को मैं डालूं और एक यहां पे मैं लोहे की कील डालूं, कहां पे लोहे की कील पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि चुंबकीय बल कहां पे ज्यादा लगेगा? बी पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बी पर देखो फील्ड लाइन काफी पास पास है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे क्लोज होगी, जहां पे निकट होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होगा, प्रबल होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो बी पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और ए पे कम होगा। ए पर इसलिए कम होगा कि फील्ड लाइन देखो ना दूर दूर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितना क्लोज है, काफी ज्यादा डेंस है फील्ड लाइंस। और मान लो कि फील्ड लाइन ऐसे होता है एकदम पैरेलल, एकदम पैरेलल, कहीं पे ना ज्यादा कहीं पे कम, पैरेलल। अगर पैरेलल हुआ तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर फील्ड लाइन पैरेलल हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को डैश काटती है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं काटती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट दे, कभी भी नहीं काट सकती है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो एक चार्ज पार्टिकल अपने ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, माफ कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो केवल विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा, चार्ज अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न की मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक बल को महसूस करेगा। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को डालने पर वो चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी द्रव्यमान को डालने पर वो अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। वैसे ही अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज पार्टिकल को डालें, किसी आवेशित कण को डालें, तो वो अपने ऊपर एक बल महसूस करेगा। एक नियत वेग से गतिशील आवेश डैश उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल क्या था, रेस्ट में है, तो ये अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है।
अब क्या है, चार्ज पार्टिकल गति में है, यानी इसके पास कुछ स्पीड है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है, ये कांस्टेंट है। ऐसे केस में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस केस में क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहां हो जाएगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। इस बार क्या है, हम लोग दो केस देख चुके हैं, एक रेस्ट वाला और एक मोशन वाला, गतिशील, बट यहाँ क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। अब क्या है, अभी भी मोशन में ही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। इस केस में क्या था, एक्सेलरेशन 0 था ना, इस केस में एक्सेलरेशन त्वरण 0 नहीं है, यानी कि त्वरित है। इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है। तो अब क्या होगा, इस केस में क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में था इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में ये चार्ज पार्टिकल EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग निकालती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के पास आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। ये 3 सवाल जो था 8, 9 और 10, इस तीनों में आप अंतर ध्यान में रखना। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी एक तार ले आओ, इस तार से आप करंट फ्लो करवा दो। ये तार है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जैसे ही आप इस तार से करंट फ्लो करवाओगे, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस फिगर में देखो, ये जो आप सर्कल देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है, फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जिसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें साफ पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो एक सर्कल की तरह बनने वाला है। यानी अगर आप यहाँ पे किसी चुंबकीय पदार्थ को लाओगे या फिर किसी चुंबक को लाओगे तो वो चुंबक अपने ऊपर एक बल महसूस करेगा इस करंट कैरिंग तार के नज़दीक, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप 2 चीज़ें ध्यान रखना। ये तो हम जान गए हैं कि धारा प्रवाह हो रहा है तार से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। अब ये कैसे चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड, देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A के हो जाएगा। ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आप इस तार से करंट का अमाउंट बढ़ा दो, पहले 2 था, मान लो अब 2 के जगह पर आपने 10 एम्पियर फ्लो करवा दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगा। इस तार से अब जितना दूर जाओगे, A होता है डिस्टेंस फ्रॉम वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो तार से आप जितना दूर जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज करूँ A और एक यहाँ पे चूज करूँ B, तो A पर प्रभाव ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, B पे कम होगा। और जैसे जैसे आप तार से दूर जाओगे, देखो जो सर्कल है हमारा वो बड़ा होता जा रहा है साइज में। सर्कल अगर बड़ा होता जा रहा है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये अब घटती जा रही है। तो ये 2 पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तो दिक् सूचक यानी कि कंपास के निडल विक्षेपण में क्या अंतर पड़ता है। अगर आप करंट को बढ़ा दो, विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दो, अगर आप करंट को बढ़ा दो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने का मतलब है कि वहां पर अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को डालें तो अपने ऊपर वो ज़्यादा बल महसूस करेगा। ज़्यादा बल महसूस करने के कारण ही उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो विक्षेप में वृद्धि होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धारावाही चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही मैं आपको बताया कि अगर धारावाही चालक है, चारों तरफ बनती है चुंबकीय क्षेत्र, इससे आप जितना दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना घटता चला जाएगा। तो तीव्रता दूर जाने पर क्या हो जाएगी, घटती है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। क्या होता है, जब आप करंट मान लो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हो, तब जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, अब हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन है तो यहाँ डायरेक्शन देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब हमने करंट को ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करवाया तब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ और होगा, और जब हम नीचे की तरफ फ्लो करवाएंगे तब कुछ और होगा। यानी करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कब क्या होगा करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से, इसी को निकालने के लिए एक नियम है।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यानी कि मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि इस केस में देखो करंट का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो हाथों कौन सा, राइट हैंड से इस वायर को इस तरह से पकड़ा गया है कि अंगूठा का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है। तो अगर आप ऐसे तार को पकड़ लेते हो तो जो आपका उंगली मुड़ा हुआ है यानी कि जो आपका फिंगर जो कर्व है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस केस में आप देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है ये कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है। इस वाले पिक्चर में देखिए करंट ऊपर के डायरेक्शन में, यानी आपको इस तार को कुछ ऐसे पकड़ना होगा कि अंगूठा ये ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए, और वैसे केस में जो आपका फिंगर कर्व होगा वहां से आपको पता चलेगा कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एंटी क्लॉकवाइज में बन रही है। तो आप देख सकते हो इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्लॉकवाइज है, और इस वाली पिक्चर में ये एरो का डायरेक्शन देखो ये चेंज हो चुका है, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नियम है जिससे हम आसानी से पता कर लेते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा। किसी धारावाही पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। धारावाही पाश यानी कि एक ऐसा लूप, जैसे आपके पास ये तार था, अब आपने क्या किया, इस तार को ऐसे मोड़ दिया, एक सर्कल बना दिया और उसमें करंट फ्लो करवा दिया, तो भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनती है। अब ये करंट कैरिंग वायर है तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनना ही है, बस चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कुछ अलग हो जाएगा, और यही पैटर्न इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि देखिए ये बंद नहीं है, आपने तो बोला था कि बंद वक्र है, ये बंद वक्र ही है, आगे ऐसे जाकर के ऐसे बंद हो जाएगी, यहाँ दिखाया नहीं गया है बट ये क्लोज है। तो करंट कैरिंग लूप के कारण, यानी कि एक ऐसा तार जो कि एक सर्कल के रूप में है और उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब सबसे ज्यादा कहां पर बनता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बनता है सेंटर पर। करंट कैरिंग लूप के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सेंटर पर मैक्सिमम होता है। कितना होता है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये सेंटर पर मैक्सिमम होता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। धारावाही पाश में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब क्या एक धारावाही पाश है यानी कि एक करंट कैरिंग लूप है, हमने क्या किया, इसको एक और बार लपेट दिया। जैसे मान लो हमने एक बार तार को ऐसे लपेटा, फिर से हमने क्या किया, एक बार और लपेटा, हमने एक बार और लपेटा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखो कि नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या अगर हम इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद यहां भी आप बोल सकते हो कि अगर आप करंट इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का मतलब होता है कि आपने करंट ही इंक्रीज किया है। अगर आप करंट इंक्रीज कर दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। और सबसे ज्यादा कहां होगा, सेंटर पे। सबसे ज्यादा कहां होगा, सेंटर पे। सेंटर पे मैक्सिमम होगा। हाँ, अगर आप लूप का रेडियस अगर इंक्रीज करोगे, अगर आप रेडियस इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं। आप एक तार ले आओ, ठीक है, एक तार ले आओ जो इंसुलेटेड हो ऊपर से, यानी कि ऊपर से कवरिंग हो, और ये तांबे की तार है, आपने ले आया खरीद करके इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया तार को, यानी आपने एक तार खरीद कर लाया मार्केट से और उसको लपेट दिया कुछ इस प्रकार से, यानी अब उसका जो संरचना है आपने कुछ इस प्रकार से कर दिया। बस इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं परिनालिका, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलेनॉइड। सिंपल है, बहुत ही आसान है, तार खरीद कर ले आओ और उसको ऐसे लपेट दो स्प्रिंग के जैसे, तो हो गया ये सोलेनॉइड। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, तार खरीद कर लाया था और ऐसे लपेट दिया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे। अब तार से अगर करंट फ्लो होगा तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो ये देखिए, ये सोलेनॉइड है, हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया
ये करंट आप देख रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है और ये घूम करके फिर ऐसे आई नेगेटिव टर्मिनल में। तो जब हमने धारा का प्रवाह करवा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हो यही है फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। इससे हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा कहां पर है। तो इस फील्ड लाइन को देख करके आपको इतना समझ में आ रहा हो कि ये कुछ बार मैग्नेट की तरह है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनाती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ठीक वैसा ही यहाँ पे फील्ड लाइन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आपको ध्यान में रखना है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। याद रखना, जैसे आप करंट अगर फ्लो करवाना बंद करवा दो फिर ये मैग्नेट जैसा इसमें कुछ बात नहीं रहेगा, सारे फील्ड लाइंस खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट जब तक फ्लो होगा तब तक ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, हमसे सवाल में पूछा है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। फील्ड लाइंस को आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि फील्ड लाइंस अगर पैरेलल हो, समानांतर हो, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो फील्ड लाइन, हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा एक समान। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका किसके भांति होता है? किसके भांति होता है? क्षण चुंबक के भांति होता है। क्यों होता है? हमें कैसे पता चला क्यों होता है? फील्ड लाइन से पता चला कि धारावाही परिनालिका अपने चारों ओर ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जैसे कि एक क्षण चुंबक बनाता है। इसीलिए हमने ये कह दिया कि धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक ही होता है। धारावाही चालक में धारा की दिशा बदलने पर उसके चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र, तो मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये बताता है करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? धारावाही चालक में धारा की दिशा अगर आप चेंज करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक डैश दिशा में ठहरता है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप बार मैग्नेट को लटका दो, ठीक है, अगर आप बार मैग्नेट को लटका दो स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो उत्तर और दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसको कितना भी डिस्टर्ब कर दो, कितना भी घुमा दो, फाइनली ये जाकर के उसी डायरेक्शन में रुकता है जिसका एक पोल होता है नॉर्थ की तरफ और एक पोल होता है साउथ की तरफ। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? धारावाही परिनालिका किसके जैसा बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और बार मैग्नेट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बाहर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के एंटर करती है। लेकिन अंदर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो हमसे पूछा है धारावाही परिनालिका के बारे में, तो हम लोग बार मैग्नेट के बारे में ही सोच लेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ये तीनों ही यूनिट्स आपको ध्यान में रखना होगा। तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और ये जो आप वेबर देख रहे हो, वेबर ये ऐसा यूनिट है चुंबकीय फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और इसी में अगर आप मीटर स्क्वायर लगा देते हो डिवाइड में तो हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का। साधारणतः विद्युत चुंबक में किसका उपयोग किया जाता है? साधारणतः विद्युत चुंबक में नरम लोहा का यूज किया जाता है। विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोगों ने सोलेनॉइड को बनाना सीखा, तार को ऐसे लपेट करके। देखिए ये क्या था? सोलेनॉइड था। अभी इसका बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली है। हम लोग क्या करेंगे? एक सॉफ्ट आयरन लाएंगे और इसके बीच में डाल देंगे। या फिर आप इसे ऐसे बोल दो कि हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन लाया, एक नरम लोहा लाया और इस पर हमने इस तार को लपेट दिया। इस तार को हमने इस पर ऐसे लपेट दिया। अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक।
नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेट की तरह तो पहले भी काम कर रहा था, लेकिन सॉफ्ट आयरन बीच में डाल देने से अब क्या होगा, जो इसका बी है पहले से स्ट्रांग हो जाएगा। यानी पहले अगर हम यहाँ पे मान लो इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अगर मैं पहले किसी कील को डालता था तो ये अपने ऊपर एक बल महसूस करता था, लेकिन कम महसूस करता था। अब इसी कील को अगर हम अब यहाँ पे डाल दें, यानी इसी में अगर हम सॉफ्ट आयरन डाल दें, तब जाकर के ये कील अपने ऊपर एक ज़्यादा बल महसूस करेगा, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ चुकी है सॉफ्ट आयरन के डालने से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम क्या करेंगे, इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, करंट फ्लो करवाएंगे और ये एक अच्छा खासा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये मैग्नेट की तरह तब तक ही बिहेव करेगा जब तक हम क्या करेंगे, इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे। जैसे ही करंट को फ्लो करवाना बंद करेंगे, ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ये पिक्चर देखो, ये एक आयरन का कील है, इसके ऊपर एक तार को लपेटा गया है और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट को फ्लो करवा दिया। अब इस कील को, अब एक्चुअल में ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है ये। आप इसे अपने घर पे भी बना सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो अब ये क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे कील को लाओगे ना, तो ये इससे जाकर के चिपक जाएगा, और जैसे ही आप इसे बैटरी से डिसकनेक्ट करोगे, हटाओगे, ये कील वापस डी अटैच हो जाएगा इस कील से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा विद्युत चुंबक है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, यानी कि अस्थायी चुंबक है। अस्थायी इसलिए कि जब तक करंट फ्लो होता है चुंबक की तरह काम करता है, जैसे ही करंट देना बंद करो चुंबक के गुण खत्म, इसीलिए अस्थायी है। लेकिन वही हम लोगों ने पढ़ा बार मैग्नेट के बारे में, क्षण चुंबक के बारे में, ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। हमेशा इसके पास चुंबकीय प्रॉपर्टी होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास हमेशा नहीं होता। जब तक करंट फ्लो होता है तब तक ही होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, डायनेमो में किया जाता है, विद्युत घंटी में किया जाता है। तो बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें विद्युत चुंबक का यूज किया जाता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट की तरह किया जाता है? यही मैं आपको बताया, विद्युत चुंबक। ये हॉर्स शू चुंबक जो कुछ इस प्रकार से होता है, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है। और क्षण चुंबक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक है। तो विद्युत चुंबक इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगना चाहिए? ये एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जैक्ट 100% एनसीईआरटी का लाइन है। यही लाइन लिखा हुआ है कि सबसे पहले एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगना चाहिए। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो आपको एम्पियर टिक करना है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही तार को डालते हैं, किसी चालक को डालते हैं, तो उस पर बल लगता है, वो गति करना स्टार्ट कर देता है। इस पे ज्यादा काम किया फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने, और उन्हीं के नियम पर इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह ये सब काम करता है। लेकिन ये विचार प्रस्तुत करने की अगर बात आए तो आप एम्पियर टिक करके आना, क्योंकि एनसीईआरटी हमें यही कहता है। तो आप समझ चुके हैं कि ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे हमने क्या किया, एक तार को डाला। हमने सिर्फ तार को डाला, इसमें करंट हमने फ्लो नहीं करवाया। जब हमने इसमें करंट फ्लो नहीं करवाया तो ये अपने ऊपर कोई भी बल महसूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे तार को डालेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अब ये अपने ऊपर एक बल महसूस करेगा। यानी अब इस पे लगने वाला बल जीरो नहीं होगा। ये बल एक्चुअल में क्या है, चुंबकीय बल है। यानी अब ये चलना स्टार्ट कर देगा, यानी इसके पास कुछ गति आ जाएगा, क्योंकि बल लग रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में बल लगेगा उस डायरेक्शन में इसमें गति आ जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें रखा हुआ है एक धारावाही चालक, एक धारावाही चालक रखा हुआ है, यानी कि एक ऐसा चालक, एक ऐसा तार जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इस पर बल लगेगा, मैं आपको बता चुका हूं। करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करवाएंगे अपने ऊपर ये एक बल महसूस करेगा। तो ये बल अपने ऊपर कब ज्यादा महसूस करेगा, यही सवाल में पूछा गया है। तो जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में लंबवत हो। फॉर्मूला भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो मत याद रखो। IBL sin थीटा होता है। I मतलब करंट, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, L यानी कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, और साइन थीटा। साइन थीटा में जो थीटा है ये एंगल है किसके किसके बीच, I और B के बीच।
करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। तो जो हमारा एफ है ये मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा होता है उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज होता है -1 से 1, यानी कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। और हमें साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें साइन थीटा का मान 1 चाहिए, और 1 तब मिलेगा जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। अब बल महसूस किया, और बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो अब ये बल का डायरेक्शन किधर होगा, हमने चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालों को डाला तो अपने ऊपर वो बल महसूस किया, कौन से डायरेक्शन में महसूस किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग जान ही चुके हैं, हम लोग इससे निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्या कहता है ये, आपको करना क्या है, आपका जो थंब है, आपका जो फोर्थ फिंगर है, आपका जो मिडिल फिंगर है, इस तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखना है, इस तीनों को आपस में लंबवत रखना है, और कुछ इस प्रकार से रखना है कि आपका जो फोर्थ फिंगर हो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, आपका जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में हो। इतना करने के बाद आप चेक करो आपका अंगूठा का जो डायरेक्शन है वो किधर है, जिधर आपका अंगूठा जाएगा उसी डायरेक्शन में बल लगेगा। सिंपल सा ये नियम है। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है। हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बहुत ही कमजोर बनता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर बनता है, बहुत ही कमजोर बनता है, लेकिन बनता है। जो हमारा नर्व सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाता है, और ब्रेन से मैसेज फिर उस न्यूरॉन के थ्रू हमारे ऑर्गन तक आता है। तो ये जो मैसेज है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है इसे हम लोग आयन करंट भी बोल सकते हैं। आयन करंट यानी कि आयन का एक्सचेंज होता है जिसके कारण करंट बनता है। हम लोग जानते हैं ना कि आयन के कारण भी करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी बनता है, आयंस के कारण भी बनता है। तो हमारे बॉडी के अंदर आयंस के कारण करंट बनता है। अब क्योंकि यहाँ जब करंट बना है तो इसके कारण कुछ न कुछ चुंबकीय प्रभाव भी होगा। तो ये चुंबकीय प्रभाव हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन उस कमजोर में भी सबसे ज्यादा जो चुंबकीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है हृदय और मस्तिष्क, हार्ट एंड ब्रेन। तो ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है शरीर के भीतर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब लेने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आपने कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या फिर टीवी में, मूवीज में आपने अगर इस तरह का मशीन देखा होगा तो ये है एमआरआई मशीन। जो एमआरआई स्कैन किया जाता है ये इसी मशीन के अंदर डालकर किया जाता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं यानी कि करंट देते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, और फिर मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके पास अब यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। व्यावसायिक मोटरों में यानी कमर्शियल लेवल पर जो मोटर का यूज होता है उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है अस्थायी चुंबक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। तो बी और सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है, यानी कि कौन इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट नहीं है? सबसे पहले है आर्मेचर। ये देखिए पिक्चर, ये है एक इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। ये दो चुंबक हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ से, साउथ में जाकर एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो हम लोग जानते हैं। ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हो ये है कॉइल, ये कॉइल है। तो इसमें सबसे पहले आर्मेचर दे रखा है। तो आर्मेचर क्या होता है? ये आर्मेचर होता है कोर प्लस कॉइल का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पे इस तरह से कॉइल को लपेटा गया होता है। तो वो सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल दोनों मिल करके कहलाएगा आर्मेचर। उसके बाद है सर्पी वलय। सर्पी वलय को हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग ये इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट नहीं है, ये जनरेटर में यूज होता है, एसी जनरेटर में यूज होता है। विभक्त वलय इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग ये हो जाएगा हमारा मोटर का पार्ट। यहां आप जो रिंग देख रहे हो ये इस तरह से, ये हो गया हमारा स्प्लिट रिंग, यानी ये हो गया हमारा स्लिप रिंग जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में होगा।
और स्प्लिट रिंग जो बीच से थोड़ा सा टूटा होगा, इस तरह से अलग होगा, सेपरेट होगा। तो ये हम यूज करते हैं डीसी जनरेटर में और मोटर में, यानी कि हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करेंगे स्प्लिट रिंग का, और उसके साथ डीसी जनरेटर में भी यूज होता है, लेकिन एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का यूज होता है। ये जो स्प्लिट रिंग है या फिर विभक्त वलय है, इसे हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कम्यूटेटर, इसका काम होता है धारा की दिशा को बदलना, करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। अब एसी जनरेटर में करंट का डायरेक्शन तो चेंज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट वहां से बनता है। हम चाहते हैं अगर एसी जनरेटर डीसी करंट दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे स्लिप रिंग के यूज के जगह पर, तो वो करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी कि यूनि डायरेक्शन कर देगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग ये तो जान चुके हैं कि अगर ये तार है तो ये तार अपने चारों ओर, तार यानी कि करंट कैरिंग तार है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, वैसा तार है, तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। डायरेक्शन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, बस ये समझो कि चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये तो हम लोग जानते ही है। इसका आप उल्टा सोचिए, इसका उल्टा ये सोचिए कि अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर हम क्या करेंगे, एक तार को डाल देंगे, और ये तार डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के एक सर्किट बना रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्किट बना रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक तार का टुकड़ा मैंने डाल दिया, तार के टुकड़ा में तो करंट कभी फ्लो होगा ही नहीं। तार एक पूरा लूप होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए। तो ये तार समझो कि एक बंद परिपथ है, ये तार कहीं ना कहीं जाकर के एक बंद परिपथ बन रहा है। तो अगर हम इस तार को ले जाकर के रख दें चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या इससे धारा का प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा, ऐसा माइकल फैराडे साहब ने सोचा था। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे करने पर इस तार में करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये मैंने कोई एरिया ले लिया, सरफेस एरिया ले लिया, और कुछ चुंबकीय क्षेत्र है जो ऐसे इस डायरेक्शन में पास हो रही है। आप ये बताओ, ये जो एरिया है इससे कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत, हम बात करेंगे लंबवत की। तो आपको नजर आएगा कि ये एक और ये दो ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इससे लंबवत पास हो रही है। हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स, हम इसे फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम इसे फाई बी बोलेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ये 2 आएगा। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां से बहुत सारे फील्ड लाइंस पास हो रही है। इस केस में देखो 1 2 3 4 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका आ गया 4। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इतना बात आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। किसी सरफेस एरिया से लंबवत जितनी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बाद में माइकल फैराडे साहब ने यह देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तब जाकर के एक करंट इंड्यूस हो जाता है तार में। अब बात यहां यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आखिर चेंज कैसे करें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि कुंडली को यानी कि कॉइल को, यहां मैंने एक स्ट्रेट वायर रखा था, बट आप समझ जाओ ये मैंने एक कॉइल डाल दिया, एक बंद परिपथ डाल दिया, तभी तो करंट फ्लो होगा। और यहां भी मैंने माना था कि ये कहीं ना कहीं जाकर के क्लोज सर्किट बना रहा है। तो एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर, आप खुद सोचो, अगर हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो जो कुंडली होगा उससे लिंक्ड, उससे संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बदलेगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर बदलती है इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के जो बी होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके इंटेंसिटी को अगर हम चेंज करें, इसकी प्रबलता को अगर हम चेंज करें, कभी ज्यादा करें कभी कम करें, तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो इस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस ज्यादा पास होगी, अगर हम कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। ये तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा
प्रबल होगा चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा बनेगा। तो यहां भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही चेंज होगा करंट इंड्यूस हो जाएगा। एक्चुअली इन्होंने ये कहा था कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ, इसे इन्होंने कहा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फ्लक्स में चेंज क्या बनाएगा? ईएमएफ। इसे आप ये समझ लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और हम लोग तो जानते हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, यानी कि करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही वो वैज्ञानिक है जिसके कारण आज हम लोग एसी का मजा ले रहे हैं। आप अपने घरों में टीवी देखते हैं, हम लोग आजकल इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है, तो इन्हीं का देन है। वरना हम लोग तो पहले बैटरी से करंट को बनाया करते थे। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट बना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस नियम से दी जाती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस करंट बनती है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है। तो आखिर उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी हम वायर को डालते हैं, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें बल लगता है, और उसके लिए हम लोगों ने देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि बल कौन से डायरेक्शन में लगेगा। इस बार हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और इससे हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के थंब को, फोर्थ फिंगर को और मिडिल फिंगर को लंबवत रखेंगे, एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। उसके बाद हम अपना थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में चालक की गति है। चालक की गति कहने का मतलब क्या हुआ? चालक की गति कहने का मतलब ये हुआ कि हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो चालक की गति करवाना जरूरी है, तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तभी जाकर के इंड्यूस करंट बनने वाला है। बिना फ्लक्स में चेंज किए इंड्यूस करंट नहीं आएगा। और फोर्थ फिंगर को या फिर इंडेक्स फिंगर को हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो हमारा मिडिल फिंगर होगा ये हमें दे देगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। यही होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने में। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण अधिकतम कब होता है? जो इंड्यूस करंट होगा, जो इंड्यूस करंट बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कब होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। डायनेमो या विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ये मैं आपको बता चुका हूं। डायनेमो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, आर्मेचर को घुमाना है और वहां से करंट बनाना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है जनरेटर का, एसी जनरेटर का, और ये हो गया हमारा मोटर का। क्या अंतर लग रहा है आपको? एक में हम लोगों ने क्या करा है, करंट को दिया है, करंट को दिया है और ये घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये आर्मेचर या फिर यहां बोल दो कि ये कॉइल। इसमें देखो, इसमें हम लोगों ने करंट को नहीं दिया है, करंट को नहीं दिया है, बल्कि हमने करंट को यहां बनाया है। इसमें हम लोगों ने करंट देकर के इसको घुमाया था, और यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे ताकि करंट बने। यह है गैल्वेनोमीटर, ये डायरेक्शन बताएगा करंट का। और क्या अंतर है, यहां देखो, यहां यूज किया गया है मोटर में स्प्लिट रिंग का, और यहां यूज किया गया है स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग का यूज किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह है एसी जनरेटर। अगर यहां पर स्लिप रिंग का यूज ना करके स्प्लिट रिंग का यूज होता तो हम बोलते हैं कि यह है डीसी जनरेटर। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये विभक्त वलय का यूज किया जाता है, यानी कि स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। हमारे देश में विद्युन्मय तार यानी कि लाइव वायर और उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर के बीच डैश का विभवांतर होता है, ये होता है 220 वोल्ट। लघु पतन का कारण बन सकता है, शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है, अतिभारण, विद्युन्मय और उदासीन तार का सीधा संपर्क, उच्च वोल्टता। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ये जो बी और सी है, इस बी और सी के कारण ही ये अतिभारण होता है। अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा भार दे देना। तो ओवरलोडिंग कब होता है? जब हमारा जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है ये आपस में टच हो जाता है, तब जाकर के ओवरलोडिंग हो जाता है। इस ओवरलोडिंग के केस में करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत ही ज्यादा
अचानक से इंक्रीज कर जाता है। और उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज के कारण भी ओवरलोडिंग होता है, और जैसे ही ओवरलोडिंग होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसी से बचने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के चारों ओर जो फील्ड लाइंस बनता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और देखो जितने भी सर्कल है सबका सेंटर कॉमन है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि सारे ही वृत्त का केंद्र जो है वो एक ही है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिघटना है। क्या है ये? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ये तो नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग क्या करते हैं? इंड्यूस करंट बनाते हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, तो ये भी तो नहीं है। क्या हम लोग इसमें ये थोड़ी ना पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तार से करंट फ्लो करवाएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बने, ये तो नहीं होता है। कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला है? कॉइल है और मैग्नेट के बीच, कॉइल और मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति, रिलेटिव मोशन करवाएंगे तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, यानी फील्ड लाइंस कभी ज्यादा पास होगा कभी कम पास होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। एमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, गैल्वेनोमीटर भी मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में एक खास बात ये भी होता है कि करंट के डायरेक्शन को भी बता देगा कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मोटर नहीं होता है। मोटर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब जाकर के वो घूमता है। और जनित्र यानी कि जनरेटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं? करंट को इंड्यूस करवाते हैं कॉइल को घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। एसी जनित्र और डीसी जनित्र यानी कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच मूलभूत यानी कि मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? तो एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का यूज करते हैं और डीसी जनरेटर में हम लोग कम्यूटेटर यानी कि स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। यही अंतर है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो मैंने अभी आपको बताया कि ओवरलोडिंग के कारण जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो अचानक से इंक्रीज कर जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्न में से कौन गलत है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोगों ने जो आर्मेचर को घुमाया, हमने जब घुमाया तो आर्मेचर के पास कौन सी एनर्जी आई? मैकेनिकल एनर्जी आई, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आई, और फिर वहां से इंड्यूस करंट बनता है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया वहां से। तो ये हमारा सही हो जाएगा। विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ये गलत है। विद्युत मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। लाल विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार है। जो रेड कलर का वायर होता है जनरली वो लाइव वायर होता है, ये हमारा सही है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होता है, यानी कि एक बड़ा सा कोई लूप है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लूप है जिससे करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सवाल में यह कहा गया है कि सेंटर जो होता है, सेंटर से गुजरने वाली जो फील्ड लाइन होती है वो समानांतर होती है, यानी जो फील्ड लाइन होगा इसके काफी पास सेंटर से जो गुजरने वाली होगी वो लगभग पैरेलल होती है, सीधी रेखा होती है, समानांतर होती है। तो ये भी हमारा राइट है, ये भी सही है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा? ऐसे बेंड होगा ऐसे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटर के पास आएगा ये लगभग स्ट्रेट लाइन फील्ड लाइंस हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था फील्ड लाइंस को, तो सेंटर पर लगभग पैरेलल हो जाती है, ये भी सही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। ट्रांसफॉर्मर के संबंध में कौन असत्य है? ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना है कौन गलत है।
तो ये गलत क्या हो जाएगा कि यह केवल डीसी के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी के लिए प्रयुक्त होता है, ये सही है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ये भी सही है। और इसकी मदद से हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, ये भी सही है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को विराम में रखा जाता है तो क्या होता है, बल के बारे में बताना है। कुछ पर बल लगता है, वो गति करने लगता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है। तो इसमें होता यह है, ये एक अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान में रखना। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम किसी आवेशित कण को डाल दें, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, अगर ये रेस्ट में है कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने तार के बारे में देखा था, तार के बारे में क्या देखा था कि अगर कोई तार रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी करंट जीरो है, इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। और जैसे हम लोग करंट को फ्लो करवा देंगे, इस पर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर कोई बल नहीं लगता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई बल नहीं लगता। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर बल लगता है। अब पूछा है कि बल कब लगता है। अगर रेस्ट में, पिछले सवाल में था कि रेस्ट में है तब नहीं लगता है, तो फिर कब लगता है। अब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल को कुछ गति देंगे, यानी कि इसके पास अब कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ स्पीड होगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, वैसे ही इस पर लगने लगेगा बल। यानी इस केस में अब बल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है चुंबकीय क्षेत्र में। तो अगर आवेशित कण के पास कुछ स्पीड है चुंबकीय क्षेत्र में, तब उसके ऊपर बल लगेगा। अगर रेस्ट में है तो कोई बल नहीं लगेगा। तो जब वह गति की अवस्था में हो, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान होगा। जो अल्फा पार्टिकल होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, इसे हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं, कुछ स्पीड देते हैं, तो उसके ऊपर एक बल लगेगा। क्योंकि रेस्ट में होगा तो कोई बल नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, तो बल लगेगा। ये बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज बल। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसे हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को डालें तो उस पर एक बल लगेगा। ये बल को मैंने लिखा था IBL sin थीटा, ये लिखा था। यहाँ जो लॉरेंज बल है, ये होता है हमारा QVB sin थीटा। Q यानी कि आवेश, V यानी कि स्पीड, B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ जो थीटा है ये एंगल हो जाएगा हमारा V और B के बीच में, यानी कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसके बीच का ये एंगल है। तो अब देखो हमारे सवाल में क्या बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, यानी जो गति का दिशा है वही चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। तो इस केस में जो हमारा थीटा आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अगर थीटा 0 आ गया तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 ही होता है, तो हमारा लगने वाला फोर्स ये 0 होगा। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जो लॉरेंज फोर्स होगा ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। तो 1 कब होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल, धारावाही चालक के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था IBL sin थीटा। यह मैक्सिमम तब होता है जब साइन थीटा क्या हो, 1 हो, यानी कि I और B आपस में परपेंडिकुलर हो। हमसे पूछा है, हमें कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारावाही चालक है। धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। इस सवाल का ये मतलब हुआ। तो अगर I और B के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी लगने वाला बल इस पे 0 होगा, कोई बल नहीं लगेगा। तो कोई बल नहीं लगेगा। विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देख लिया हुआ है। सोलेनोइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाला था और हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो परिनालिका पर फेरों की संख्या पर,
जैसे मान लो ये एक सॉफ्ट आयरन है और ये एक सॉफ्ट आयरन है। मैं दोनों पर तार को लपेटता हूं, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये हो गया करंट का फ्लो। और ये भी है हमारे पास, इस पे मैं फिर से लपेटता हूं, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, 7 टर्न, 8 टर्न, 9, 10, प्लस माइनस ये करंट का डायरेक्शन हो गया। इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 बस 6 टर्न्स दिए हैं और इसमें हम लोगों ने 10 टर्न्स दिया है। इसमें 10 बार लपेटा है, इस पे 6 बार लपेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कमजोर होगा इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये ए है और ये बी है तो जो हमारा बी का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ए से ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो परिनालिका पर फेरों की संख्या बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। उसके बाद है कोर। जो क्रोड पदार्थ की प्रकृति पर हम लोग अगर सॉफ्ट आयरन का यूज करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। धारा के परिमाण पर नो डाउट जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? यह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोगों ने फ्लक्स कहा था। ये एक देखो, एक कोई सरफेस है, इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें देखो जो फील्ड लाइंस है ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन सरफेस से लंबवत पास हो रही है मात्र 4, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका एसआई यूनिट एक और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला तो होता ही है, साथ में न्यूटन पर एम्पियर मीटर तो होता ही है, साथ में ये भी हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ये हो जाएगा वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का है। गॉस देखिए, ये गॉस सीजीएस यूनिट है किसका? बी का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है? तो 10 पे पावर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? कौन सा उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर तो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब तो काम करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर। ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। पेसमेकर हार्ट के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने के लिए आर्टिफिशियली इसको लगाया जाता है हार्ट में। ट्रांसफार्मर तो हम लोग जानते ही हैं, डायनेमो हम लोग जानते ही हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संबंध में कौन असत्य है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पास पास होती है वहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है। एक्चुअली यहां ये होना चाहिए था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती है वहां क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक होती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर देना। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में समानांतर होती है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबक के लिए हम लोगों ने तो जाना कि सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अगर अस्थायी चुंबक बनाना है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉफ्ट आयरन को अगर हम सोलेनॉइड के अंदर डाल दें तो जब तक हम करंट फ्लो करवाएंगे तब तक वो पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग करंट बंद करेंगे वैसे ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। लेकिन अगर हम उस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम इस्पात को डाल दें और फिर हम करंट दें तो वो तो मैग्नेट बन जाएगा, यानी पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगा।
उसके बाद अगर हम करंट बंद भी कर देंगे ना, फिर भी ये इस्पात के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया है वो खत्म नहीं होगा, ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसीलिए हम लोग इस्पात का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज ही करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट के रूप में, हम परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इस्पात का यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन के, नर्म लोहे के। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये कुछ चुंबकीय पदार्थ हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ का मैंने यहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल जो आप ध्यान में रख सकते हो। अनुचुंबकीय को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक। तो आप ऐसा सोचोगे कि ये हाइड्रोजन कैसे हो गया, ये सब के सब चुंबकीय पदार्थ हैं, तो आपके मन में आ सकता है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, ये सब चुंबकीय पदार्थ कैसे हुआ? हर पदार्थ के पास कुछ न कुछ चुंबकीय प्रॉपर्टी होता है, तो उसी को देखते हुए ये क्लासिफिकेशंस किए गए हैं अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में। इसमें आपको फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस यानी लौह चुंबकीय पदार्थ, ये 3 आपको रट लो, रटा होना चाहिए। फेकोनी, ठीक है, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो देखो हमसे पूछा है कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, तांबा नहीं है। तांबा क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस हो जाएगा। ये 3 आप अच्छे से रट लो, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ देख लो, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। इसमें आप कम से कम ऑक्सीजन ध्यान में रखो कि ऑक्सीजन होता है अनुचुंबकीय, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आयरन, कोबाल्ट, निकल तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकन किया? जब किसी तार से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस बात का पता लगाया सबसे पहले एक वैज्ञानिक ऑरेस्टेड थे। इन्होंने क्या किया कि तार के नजदीक ले गया कंपास को ले गया, तो कंपास का जो सुई होता है वो एक चुंबक ही होता है, तो वो चुंबक जो है डिफ्लेक्ट हुआ। अब एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में जाने से ही उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है, तो अगर कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ है इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये कहाँ से बना? डेफिनेटली तार में करंट फ्लो हो रहा है, यहीं से बना होगा, क्योंकि जैसे ही तार से करंट फ्लो करवाना बंद किए डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यानी जो सुई है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जैसे करंट फ्लो करवाते थे वैसे ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले इस बात का ऑब्जर्वेशन किया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर मैंने आपको बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को डाले, उस पर बल लगेगा, वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो मोटर में यही तो होता है कि कुंडली होता है इस प्रकार से, 2 मैग्नेट होता है, मैग्नेट इसलिए होता है कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड बने, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, करंट को देते हैं। जब हम लोग इसमें करंट देंगे तो ये जो कुंडली है मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इस पर बल लगेगा और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही तो माइकल फैराडे साहब ने कहा था, तो ये फैराडे के नियम पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड यानी कि कोड बनाने के लिए नर्म लोहा। तो जब जब कोड आया है तब तक सॉफ्ट आयरन का ही आंसर आया है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो सॉफ्ट आयरन का यूज होगा, अच्छा मोटर चाहिए सॉफ्ट आयरन का कोड यूज होगा, अच्छा ट्रांसफार्मर चाहिए सॉफ्ट आयरन का यूज होगा। तो सॉफ्ट आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपास यानी कि दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? चुंबक की ध्रुवता, चुंबक क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबक की शक्ति। तो कंपास का इसलिए नहीं लगाते कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा प्रबल है। हम लोग ऐसा तो नहीं करते, कहीं चुंबकीय क्षेत्र है बन रहा है, हम यहाँ पर जाकर कंपास डाल देंगे और कंपास हमें यह बता देगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला या फिर 10 टेस्ला। ऐसा नहीं कर सकता ये कंपास, ये हमें दिशा बता देगा और चुंबकीय ध्रुवता पोल के बारे में बता सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो बल रेखाएं का मतलब यहाँ है फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं,
कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल होनी चाहिए, समांतर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस बन जाता है? यह होता है क्यूरी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन, आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। एक धारावाही चालक संबंधित है, तो ये हम लोग अब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि धारावाही चालक है कोई, तो ये अपने चारों ओर सिर्फ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो हीटर है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। यह हमारा चैप्टर फिजिक्स का आखिरी चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर जहां से सवाल कम पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में खासकर आरआरबी की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल 2018 की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो ये चैप्टर है आज का चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत ही कम सवाल पूछा गया है आपके रेलवे परीक्षा में पिछले साल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी का एग्जाम उठाकर देख लो या फिर आरआरबी का ही पेपर उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर का 2018 से पहले वाला, उसमें सवाल पूछा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आने वाले आरआरबी के एग्जाम में ये इस चैप्टर से सवाल पूछे जाए। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा अब केमिस्ट्री और फिजिक्स ये समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो बचता है वो है बायोलॉजी। तो अगला वीडियो बायोलॉजी का होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।